दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्लोबल फाइनेंशियल जेंट की जिसका नाम शायद ही कोई ऐसा हो जो मार्केट में हो और सुना ना हो। बिकॉज इसका जो लेगेसी है ये काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी हिस्टोरिकल भी है, काफ़ी ओल्ड भी है। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गोल्डमैन सैच के बारे में। ये एफआईज काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी ओल्ड है, तो इसका जो लेगेसी है वो अपने आप में ही काफ़ी कुछ बयान करता हुआ दिखता है। इस एफआईज ने दो कंपनियों में काफ़ी अच्छा खासा पोजीशन बनाया है और इस बार इन्होंने जो दो स्टॉक्स चुना है उसमें अगर देखेंगे तो एक स्टॉक इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस प्लेयर है, जबकि दूसरा जो है वो मार्केट में अभी नया नया आया है। इसका भी बिजनेस जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आता है। तो कुल मिलाकर दोनों जो कंपनियां हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इन दोनों कंपनियों में जो संभावनाएं नज़र आती है वो काफ़ी अच्छी खासी नज़र आती हैं। तो वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मेरे तरफ से ना तो बाय का कॉल है, ना तो सेल का कॉल है और ना ही होल्ड करने का कॉल है। और दोस्तों पहली कंपनी को देखेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर के पास 78% के आसपास का शेयर है। एफआईज के पास देखेंगे 3.5% के आसपास का शेयर है। डीआईज के पास देखेंगे तो 4.5% के आसपास का शेयर डीआईज के पास है। वहीं पर पब्लिक को देखोगे तो पब्लिक के पास भी थोड़ा सा ही सही लेकिन हिस्सेदारी है। अगर अगर आप एफआईज में जाकर देखेंगे तो गोल्डमैन सैच का जो फंड है वो 1.90% का हिस्सा इस कंपनी में होल्ड करता है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी है, इसका सेल्स ग्रोथ हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखेंगे तो ग्रोथ देखने को मिलेगा और वही सेम चीज़ अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ईयर बाय ईयर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और कंपनी का मार्केट कैप इतना छोटा है और इस छोटे से मार्केट कैप में अगर गोल्डमैन सैच जैसा बड़ा दिग्गज एफआईज अगर एंट्री लेता है तो आपको यहाँ पर रिसर्च करने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर स्टडी करने की ज़रूरत है। और टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से काफ़ी हैवी करेक्शन में है। इनफैक्ट दोस्तों ये आज के दौर में अपने 52 वीक लो पर खड़ा हुआ दिखता है। और पी देखेंगे कंपनी का तो एक रीजनेबल पी नज़र आएगा, ना तो बहुत ज़्यादा महंगा दिखेगा ना तो बहुत ज़्यादा सस्ता दिखेगा। वहीं पर आरओसी और आरओई देखेंगे तो ये भी ठीक ठाक है। फेस वैल्यू कंपनी का 2 का है। और इस कंपनी का बिजनेस क्या है, तो बिजनेस पर अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो कुल मिलाकर इनका जो रिफर्बिश लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स होते हैं उसमें इनका बिजनेस है और ये बिजनेस काफ़ी तेज़ी से इंडिया में ग्रो करता हुआ दिख रहा है। और रिफर्बिश होता कौन सा है, मतलब कौन सा ऐसा लैपटॉप होता है जो रिफर्बिश में चला जाता है? क्या वो बहुत ही जूना होता है, बहुत ही ओल्ड होता है? तो इसके पीछे का अगर आप रीज़न ढूंढने जाएंगे तो कई रीज़न है। हाँ ओल्ड भी हो सकता है, लेकिन कई सारी जो एमएनसी होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, वो अपने अपने ऑफिस में जो ओल्ड कंप्यूटर्स होते हैं, जो ओल्ड लैपटॉप होते हैं, उनके उनके पास पॉलिसी होता है कि मेरे कंपनी में एक लैपटॉप या एक डेस्कटॉप जो रहेगा वो 3 साल ही चल सकता है। 3 साल के बाद उसको रिटायर करना ही पड़ेगा। तो उनका जो पॉलिसी होता है, लैपटॉप अच्छा खासा रहता है, डेस्कटॉप अच्छा खासा रहता है, लेकिन उनका नियम ही है कि 3 साल में उनको चेंज करना ही करना है। तो ऐसे में वो जो सारा लैपटॉप और डेस्कटॉप होता है तो कौन कौन उसको खरीदता है? तो ऐसी कंपनियां खरीदती हैं जैसा इस कंपनी का बिजनेस, ये कंपनी का बिजनेस है। वो खरीदती हैं और उसके बाद वो अपने पास लेकर आती हैं, उसको अच्छे से पॉलिश करती हैं, उसमें उसको अच्छे से साफ़ करती हैं और अच्छे से एकदम नए जैसा वो बनाती है और उसके बाद मार्केट में बेचती है। मार्केट में उसको सस्ते दाम में बेचती है। तो सिंपल सा है, अगर रिफर्बिश्ड है तो महंगे पे तो बेचेंगे नहीं, तो उसको सस्ता ही करके बेचना पड़ेगा। और यूज़र को क्या चाहिए? यूज़र को चाहिए सस्ते में अच्छा माल चाहिए, तो उनको सस्ते में अच्छा माल भी मिल जाता है। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम भी होता है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि अगर ओल्ड रहेगा तो हर बार आपको अच्छा ही माल देखने को मिलेगा, कभी कभी कोई फंस भी सकता है। तो ये जो बिजनेस है ये इंटरेस्टिंग है। इंडिया जैसे कंट्री में देखेंगे तो काफ़ी तेज़ी से ये सेक्टर भी फ्यूचर में ग्रो कर सकता है। और ऐसे में ये जो कंपनी अभी काम करती हुई दिख रही है, अभी स्टार्टिंग करती हुई नज़र आ रही है इंडिया में, तो अगर ये फ्यूचर में ये सेक्टर ग्रो करता है तो इसकी वजह से इस कंपनी को काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिल सकता है।
अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनका कहाँ से आ रहा है, तो जो लैपटॉप रहते हैं, जो रिफर्बिश लैपटॉप होते हैं, वहाँ से 75% के आसपास का शेयर, मतलब जो रेवेन्यू है वहाँ से निकाल रहे हैं। वहीं पर डेस्कटॉप, टैबलेट, सर्वर्स, जो प्रीमियम स्मार्टफोन्स, मोबाइल वर्कस्टेशंस, एक्सेसरीज जो रहते हैं, ये सब मिलाकर 24% के आसपास का रेवेन्यू यहाँ से भी निकालते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो और भी इनके छोटे मोटे बिजनेस है, लेकिन मोस्टली इनका जो बिजनेस है वो लैपटॉप में है। लैपटॉप से 75% के आसपास का रेवेन्यू निकाल रही है। अगर इसका फैसिलिटीज़ देखेंगे कि इनके पास फैसिलिटीज़ कहाँ पर ही जो रिफर्बिशिंग का फैसिलिटीज़ है ये कहाँ पर है, तो जैसे आप देखेंगे नवी मुंबई इंडिया में है। आप देखेंगे डल्लास जो कि टेक्सास यूएसए में पड़ता है, यहाँ पर इनकी फैसिलिटीज़ है। शारजाह में है, शारजा फैसिलिटी, मतलब शारजा में दूसरी भी फैसिलिटी है, और शारजा में देखेंगे तो एक और फैसिलिटी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर होता क्या है, तो यहाँ पर कई सारे काम होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी यूनिट में प्रॉब्लम आया, मैं बायर हूँ, मैंने लिया, मेरा प्रॉब्लम आया तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया, तो ये जैसा मान लो वो प्रोडक्ट एचपी का है तो वो एचपी के पास नहीं जाता है, वो इनके पास जाता है। तो इनके पास जो फैसिलिटीज़ होता है, जो इनका सर्विस सेंटर होता है, वो जो प्रॉब्लम रहता है उसको फाइंड आउट करता है, उसको बनाता है, उसके बाद फिर से उसको मार्केट में उतारता है। और जब मान लीजिए, और इनका काम क्या है, और इनका काम ये है, जब ये रिफर्बिश्ड सामान खरीदते हैं, जब यानी कि जो ओल्ड मटेरियल होता है या कुछ कभी कभी डिफेक्टिव जो कंपनियां रहती हैं उनका कुछ प्रोडक्ट डिफेक्टिव होता है, तो वो भी रिफर्बिश्ड में बेचा जाता है। तो उसको भी, और जो कंपनियां जो बल्क में ये लोग माल खरीदते हैं उसको तो यहाँ पर लेके आते हैं, इसको अच्छे से धुलाई करते हैं, अच्छे से उसको प्रीमियम लेवल का बनाते हैं। यानी देखकर आप हैरान रह जाएंगे, देखकर आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये रिफर्बिश्ड है, इतना नया लेवल का बना देते हैं उसको। तो ये सारा काम जो होता है वो इनके फैसिलिटीज़ में होता है। ये यूएई में भी फैला हुआ है, ये इंडिया में भी फैला हुआ है, और ये अमेरिका में भी फैला हुआ है। वहीं पर देखेंगे कितने कंट्री में ये अपनी सेवाएं दे रही है, तो 38 कंट्रीज़ में दोस्तों ये कंपनी फैली हुई नज़र आती है। जैसे देखेंगे इंडिया में तो है ही, यूएसए, मिडिल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका, तो ये नीदरलैंड, तो दोस्तों ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। वो रेवेन्यू देखेंगे कहाँ से कितना रेवेन्यू निकाल रही है, तो 24% के आसपास का रेवेन्यू ये कंपनी इंडिया से निकाल रही है। लेकिन मिडिल ईस्ट देखेंगे तो मिडिल ईस्ट इनका गढ़ है, वहाँ से 50% के आसपास का रेवेन्यू मिडिल ईस्ट से निकाल रही है। यूएसए से देखेंगे तो 18% का ये कंपनी रेवेन्यू निकाल रही है। वहीं पर अदर से देखेंगे जो एशिया, एपेक, यूरोप है, वहाँ से भी 7% का ये कंपनी रेवेन्यू निकालती हुई दिख रही है। अगर की कस्टमर्स देखेंगे इनके तो एचपी इंडिया, लेनोवो इंडिया, विजय सेल्स, तो ये सारे इनके की कस्टमर्स है। वैसे देखेंगे जॉय सिस्टम्स, HUBX, ये सब आपको नहीं दिखेंगे मोस्टली, बिकॉज ये जो ब्रांड है ये वर्ल्ड लेवल पे है, दूसरे कंट्री में फैले हुए हैं। HP का आपने नाम सुना होगा, आपने लेनोवो का नाम सुना होगा, आपने विजय सेल्स का नाम सुना होगा, बिकॉज ये अपने इंडिया में अधिकतर यही देखा जाता है। तो ये कंपनी इंडियन प्रोडक्ट के साथ में भी मिलकर काम करते हैं, और इंडिया के बाहर भी देखेंगे तो कई ब्रांड के साथ मिलकर काम करते हैं। प्रोज की बात करें तो कंपनी लगभग डेब्ट फ्री कंपनी है। कंपनी का जो प्रॉफिट का रफ्तार रहा है वो 5 सालों का 111% का है। वो ये बताता है कि कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, और ये जो सेगमेंट है, ये जो सेक्टर है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एक ऐसा सेक्टर है जो फ्यूचर में काफ़ी बड़ा बन भी सकता है और गिर भी सकता है। बिकॉज दोस्तों ये जो सेक्टर है, नया सेक्टर है, तो इसमें रिस्क भी उतना ही बड़ा है, जितना पोटेंशियल है उतना बड़ा रिस्क भी अवेलेबल है। ये चीज़ आपको जानना होगा। ROC का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो ये भी अच्छा है, और डेब्टर डेज भी इम्प्रूव हुआ है। कॉन्स की बात करेंगे तो ये कंपनी अभी तक डिविडेंड नहीं दे रही है, ये कॉन्स का फैक्टर बनता है। और टैक्स रेट सिर्फ देखेंगे ये भी लो है, तो ये भी कॉन्स का फैक्टर बनता है। GNG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी है, रिफर्बिश्ड सेगमेंट में कंपनी काम करती हुई दिखती है। इंडिया में तो फैली है, वर्ल्ड लेवल पर भी अपने आप को जिस तरीके से फैला रही है उसको दोस्तों देखते हुए आपको इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। वहीं पर दूसरी कंपनी को देखेंगे, प्रमोटर के पास 40% के आसपास का शेयर है, या फाइज के पास 9% के आसपास का शेयर है। लेकिन आप DIS को देखते हो तो DIS इस कंपनी में कंटिन्यूअस अपना जो होल्डिंग है उसको बढ़ाते हुए दिखे हैं।
पब्लिक के पास देखते हो तो 33% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास दिखेगा। अगर आप एफआईज में जाकर देखोगे तो एफआईज में जो गोल्डमैन सैच का फंड है ये लगातार इस कंपनी में अपना पोजीशन बिल्ड किया है। पहले देखेंगे तो ये जो गोल्डमैन सैच के पास इसमें हिस्सेदारी हुआ करता था वो कम हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ही सही, लेकिन गोल्डमैन सैच का जो फंड है वो अपना पोजीशन बढ़ाता हुआ ही दिखा है। यानी कि इस कंपनी में ये एफआईज एक्यूमुलेशन करता हुआ दिख रहा है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी ये भी नज़र आती है। सेल्स में ग्रोथ देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ देखेंगे, दोनों जगह पर ईयर बाय ईयर ग्रोथ दिखेगा। अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी काफ़ी कंसिस्टेंट है। अगर आप ईयर बाय ईयर देखते हो तो काफ़ी कंसिस्टेंटली ग्रो किया है। तो इंटरेस्टिंग दोस्तों ये भी बिजनेस है। मार्केट कैप देखेंगे तो 9,262 करोड़ का मार्केट कैप है, और टॉप से देखेंगे तो आप लोग ये देखेंगे कि टॉप से अच्छा खासा करेक्शन भी है, और पी भी एक रीजनेबल नज़र आ रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। आरओसी आरओई ठीक ठाक ही है। फेस वैल्यू 10 का होना एक अच्छी बात हमेशा माना जाता है। और इसका बिजनेस क्या है, अगर आप बिजनेस देखेंगे तो दोस्तों ये कंपनी हॉस्पिटल सेक्टर में काम करती है। इसके पास कुल मिलाकर 3 हॉस्पिटल्स हैं, और इसमें देखेंगे तो 1275 डॉक्टर्स भी इनके पास हैं। इनकी जो फैसिलिटीज़ है वो थाने में है, पुणे में है, इंदौर में है। तो कुल मिलाकर ये महाराष्ट्र साइड है, मुंबई साइड है, इस तरफ ये कंपनी फैली हुई है, और काफ़ी डिमांडेबल एरिया भी है वो। और इनका देखेंगे तो ये कंपनी ऐसा नहीं कि कोई एक सेगमेंट में काम करती है। ये जो हॉस्पिटल है ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। आप देखेंगे, जैसे आप देखेंगे कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, डर्मोलॉजी, तो कई सारे और भी डिसीज़, नेफ्रोलॉजी, न्यूट्रिशन, डायटेटिक्स, न्यूरोलॉजी, तो आप देखेंगे ये सारे जो है इसमें इनका बिजनेस है, और भी कई सारे सेगमेंट है जो ये काम करते हुए दिख रही है। कुल मिलाकर इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी फैला हुआ है। इनका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। यानी कि मैक्सिमम जो एक आदमी को, एक इंसान को जो बीमारियां होती हैं वो ये टैकल करती हुई नज़र आती है। आईपीडी से देखेंगे तो 79% के आसपास का रेवेन्यू निकाल रही है, वहीं पर ओपीडी से देखेंगे तो 18% का रेवेन्यू यहाँ से भी निकाल रही है। और सेल ऑफ फार्मेसी प्रोडक्ट से देखेंगे तो 2% का रेवेन्यू यहाँ से निकाल रही है। और अदर से देखेंगे तो छोटा सा ही सही, लेकिन अदर से भी रेवेन्यू ये कंपनी निकाल रही है। वहीं देखेंगे तो ये जो कंपनी है अपना एक्सपेंशन भी करती हुई नज़र आ रही है। डोंबिवली जो कि मुंबई में पड़ता है, यहाँ पर देखेंगे तो 500 बेड ऐसे हैं जिसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। और ये प्लांट कब तक रेडी हो सकता है? 2027 तक रेडी हो जाएगा। अगर ये रेडी होता है, 500 बेड्स और बढ़ते हैं तो इसकी वजह से भी इस कंपनी को फ़ायदा मिल सकता है। और इनका एक फैसिलिटी है जो कि मीरा भाईंदर साइड में ये फैसिलिटीज़ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक्सपेंशन होता हुआ नज़र आ रहा है। 300 बेड यहाँ से बढ़ाया जाएगा। तो ये फैसिलिटी कब तक रेडी हो जाएगी? 2029 तक। तो कुल मिलाकर जो ये हॉस्पिटल सेक्टर होता है जिसमें काम होता है, वो ऐसा नहीं होता है कि आज रेडी किया तो कल तैयार हो जाए। बिकॉज जो हॉस्पिटल होते हैं उसको रेडी करना कोई आसान काम नहीं होता है। तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी पैसा भी जलाना पड़ता है, काफ़ी समय भी लगता है। तो ऐसे में जो इनका प्लान है वो काफ़ी मजबूत है, काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आपको यहाँ पर भी रिसर्च करने की ज़रूरत है। प्रोस की बात करेंगे तो प्रॉफिट का जो रफ्तार रहा है 5 सालों का काफ़ी शानदार रहा है। कर कॉन्स की बात करेंगे तो ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो कई सारी कंपनियां काम करती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन जिस कंपनी में दम रहेगा वो फ्यूचर में काफ़ी बड़ा बनने का दमखम रखता है। बिकॉज इंडिया में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, और जैसे जैसे इंडिया ओल्ड होगा, इंडिया में लोग ओल्ड होंगे, वैसे वैसे ये सेगमेंट और भी डिमांडेबल रह सकता है। और कंपनी का नाम की बात करेंगे तो जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल कंपनी का नाम है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी है, इसमें भी जो संभावनाएं हैं वो अच्छी खासी नज़र आती हैं। तो दोनों कंपनियों पर आपको रिसर्च करना होगा। आपको ये जानना होगा कि इन कंपनियों का बिजनेस क्या है, क्या ये फ्यूचर में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। आपको इस चीज़ पर रिसर्च करना पड़ेगा। अगर इसमें एफआईज खरीद रहे हैं, अगर इसमें गोल्डमैन सैच खरीद रहा है, ये देखकर आप डिसीजन लेते हो तो ऐसा मत कीजिए। अगर मेरे वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन ले रहे हो तो ऐसा भी मत कीजिए। आपको यहाँ पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे।
आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। कुछ बार सेल करते हैं उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों देने की कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।